हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस नई वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे जो कि पेडागोजी ऑफ स्पेशल एजुकेशन प्रैक्टिस सीरीज 16 है, यानी कि अभ्यास श्रृंखला 16 है। इससे पहले 15 सीरीज बन चुकी हैं। आई होप आपने उन्हें देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, जो कि आपके DSSB TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड अदर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही PRT टीचर एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है DSSB के लिए। तो आप ज़रूर देखें, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इससे पहले जो बनाए जा चुके हैं क्वेश्चन उन्हें भी ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं। आज का ये क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 301, क्योंकि इससे पहले 300 बनाए जा चुके हैं इस सीरीज में जो चल रही है। पहला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है कि विद्यालय प्रबंधन समिति समावेशी शिक्षा के लिए किस तरह से जिम्मेदार है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ए, कोर्स फीस कम करके। ऑप्शन बी, आवश्यकता अनुसार व्यवस्थाओं का निर्माण करके। ऑप्शन सी, शिक्षकों को हटाकर केवल डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान करके। ऑप्शन डी, पुनर्वास के नाम पर फंड प्राप्त करके। क्वेश्चन नंबर 301 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहता है आवश्यकता अनुसार व्यवस्थाओं का निर्माण करोगे तभी जाकर के समावेशी शिक्षा के लिए जिम्मेदारी है। बाकी फीस कम करना, डिजिटल माध्यम से केवल कर देना, शिक्षकों को हटा देंगे तो वो भी ठीक नहीं है। पुनर्वास के नाम पर केवल फंड प्राप्त करना, वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखिए, जब भी हम उत्तर खोजते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, उसी में से बेस्ट खोजते हैं। ऐसा नहीं कि ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा, उनमें से कोई ना कोई जरूर होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि चारों एक जैसे होते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 302 क्या कहता है। कहता है बहरापन, बहरापन जिसे हम लोग श्रवण दोष कहते हैं। यहाँ पर आप इसकी हिंदी श्रवण दोष लिख लीजिएगा। श्रवण दोष जो बच्चे होते हैं उनके डॉट डॉट को तेजी से कम करता है और इस प्रकार बात करना सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। यानी कि सीधी सी बात है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, सुनने के अनुभव। ऑप्शन बी, वोकल अनुभव। ऑप्शन सी, ध्यान नियंत्रण। या फिर ऑप्शन डी, आर्टिकुलेटरी अनुभव। क्वेश्चन नंबर 302 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सुनने के अनुभव, यानी कि जो अगर किसी को श्रवण दोष है, हियरिंग लॉस है, तो वो सुनने का जो अनुभव है उसको तेजी से कम करता है, सीधी सी बात है। और इस प्रकार बात करना वो सीख नहीं पाता, और इस तरीके की सीखने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल धीमी हो जाती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़े रीजन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 303 क्या कहता है, आपके सामने है। कहता है कि VRA जो विजुअल रिइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री होती है, उसके लिए महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकताओं में से एक में डॉट डॉट शामिल है। इन मतलब कि जो प्री रिक्विजिट होती हैं इनमें से कोई एक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, हेड टर्न रिस्पॉन्स का विकास। ऑप्शन बी, वोकलाइजेशन का विकास। ऑप्शन सी, उपयुक्त जन्म इतिहास। ऑप्शन डी, पर्याप्त भाषण कौशल, यानी कि एडिक्वेट स्पीच स्किल। जो भाषण है इसको आप वाणी भी लिख सकते हैं, वाक भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 303 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये इससे संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 304। देखिए, सुना जरूर करिए, कई बार होता है एक्सप्लेन किसी चीज को किया जाता है तो हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 304 कहता है कि एक्यूपेडिक कार्यक्रम या एक्यूपेडिक जो एक थेरेपी की तरह भी होता है, एक्यूपेडिक कार्यक्रम अगर हम अपनाते हैं, थेरेपी अपनाते हैं, तो डॉट डॉट के उपयोग के माध्यम से मौखिक भाषा विकसित करने पर जोर देता है। किसके माध्यम, मतलब ये किसके माध्यम से। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, बहुसंवेदी इनपुट यानी कि मल्टी सेंसरी इनपुट। ऑप्शन बी, श्रवण इंद्री यानी कि ऑडिटरी सेंस। या फिर ऑप्शन सी, स्पर्श इंद्री यानी कि टैक्टाइल सेंस। या फिर ऑप्शन डी, श्रवण और दृश्य भावना या ऑडिटरी एंड विजुअल सेंस। तो क्वेश्चन नंबर 304 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, श्रवण इंद्रिय एंड ऑडिटरी सेंस। देखिए, जो एक्यूपेडिक होता है ना थेरेपी, वो क्या करता है कि किसी भी बच्चे की जो बची हुई श्रवण क्षमता होती है उसी के माध्यम से भाषा विकास पर जोर देता है। ये क्या करता है कि खास करके जो मौखिक दृष्टिकोण होता है, मौखिक चीज़ें उन्हीं पर बल देता है, और देखने पर, उनके द्वारा प्राप्त करने पर कोई चीज़ उनको क्या है, इलिमिनेट करता है या हटाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो ऑडिशन पर यानी कि सुनने पर जोर देता है,
और हियरिंग एड के माध्यम से उनको प्रवर्धित चीज़ें हैं, जो अवशिष्ट क्षमता है, उन पर जोर दे करके इसीलिए हम ऑडिटरी सेंस के माध्यम से इसके उपयोग से भाषा विकसित कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 305 क्या कहता है, आपके सामने है, देखिए इसको। कहता है कि पुनर्वास सेवा प्रणाली क्यों आवश्यक है। पुनर्वास सेवा प्रणाली क्यों आवश्यक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, ग्रामीण दिव्यांगों को शीघ्र सुविधा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी, समावेशन को मजबूत करने के लिए। ऑप्शन सी, समाज में दिव्यांग लोगों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 305 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी, देखिए चाहे ग्रामीण हो या कोई भी हो, सभी को शीघ्र सुविधा प्रदान करने के लिए बात। और पुनर्वास सेवा प्रणाली है तो बड़ी बात है कि आजकल रिहेबिलिटेशन प्रोसेसेस या सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसके माध्यम से आज ये हो भी पा रहा है। और इतना होने के बावजूद भी अगर देखें तो आज भी वास्तविकता कुछ अलग ही है, स्थितियाँ कुछ अलग ही हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 306 क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 306 कहता है कि हाइपर पैराथायराइडिज्म किससे संबंधित है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, अस्थि विकार यानी कि बोन डिसऑर्डर से। ऑप्शन बी, नेत्र विकार यानी कि आई डिसऑर्डर से। ऑप्शन सी, त्वचा संबंधी विकार या स्किन डिसऑर्डर से। या फिर ऑप्शन डी, बाल विकार यानी कि हेयर डिसऑर्डर से। तो क्वेश्चन नंबर 306 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बोन डिसऑर्डर से है। इसका रीजन है क्योंकि जो हाइपर पैराथायराइडिज्म है ये क्या कैल्शियम की कमी के कारण यह डिजीज होती है। और आप जानते हैं कि जो कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो इसलिए वो अस्थि विकार है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 307 क्या कहता है। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बाकी मैं इसे पढ़ देता हूँ, आप समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 307 कहता है कि दिव्यांग बच्चों के लिए यदि शैक्षिक हस्तक्षेप व्यवस्था ना हो तो सामाजिक दृष्टिकोण पर क्या असर पड़ेगा। देखिए बेहतर क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। लगभग क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा ना आपको पता, ना मेरे को पता, किसी को भी नहीं, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो देख रहे हैं पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वो इसलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को भी प्रेस करें और लाइक करना मत भूला करें। देखिए अब इस क्वेश्चन में 307 का जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि दिव्यांग बच्चों के लिए यदि शैक्षिक हस्तक्षेप व्यवस्था ना हो, यानी कि जो एजुकेशनल इंटरवेंशन सिस्टम ना हो, तो सामाजिक दृष्टिकोण या कि जो सोशल एटीट्यूड है उस पर क्या असर पड़ेगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है दिव्यांग बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। ऑप्शन बी, दिव्यांग बच्चों का सामाजिक विकास संभव है। ऑप्शन सी, दिव्यांग बच्चे समाज के लिए बोझ हैं। या फिर ऑप्शन डी, दिव्यांग बच्चे समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 307 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दिव्यांग बच्चे समाज के लिए बोझ है। देखिए अगर आप उनके शैक्षिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे या किसी भी तरीके का एजुकेशनल इंटरवेंशन नहीं करेंगे या अगर आप उनको शिक्षित नहीं करेंगे तो उनके पास डेवलपमेंट नहीं होगा, और डेवलपमेंट नहीं होगा तब भी समाज यही कहेगा कि दिव्यांग बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते। दिव्यांग बच्चों का सामाजिक विकास मतलब पढ़ लिख सकते हैं अगर हस्तक्षेप हो जाएगा। देखिए अगर एजुकेशनल इंटरवेंशन हो जाएगा तो बच्चे डेवलप्ड हो जाएंगे, और जब डेवलप्ड हो जाएंगे तो समाज का नज़रिया क्या बदलेगा। पहला अगर देखें दिव्यांग बच्चे पढ़ लिख सकते हैं तो नज़रिया बदलेगा। दिव्यांग बच्चों का सामाजिक विकास संभव है क्योंकि पढ़ लिख लिए हैं, तो अब वो लोग समझने लगेंगे। और डी देखिए, दिव्यांग बच्चे समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर वो दिव्यांग बच्चों के लिए यदि शैक्षिक हस्तक्षेप व्यवस्था बिल्कुल है ही नहीं तो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, और जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोगों में वही धारणा बनी रहेगी, वही असर पड़ेगा जो पहले वाला था, दिव्यांग बच्चे समाज के लिए बोझ हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 308, बेहतर क्वेश्चन है, आप शायद जानते भी होंगे लेकिन फिर भी हो सकता है आपके लिए नया भी हो। क्वेश्चन नंबर 308 कहता है कि हेलेन केलर इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 1995 यानी कि 1995 में। ऑप्शन बी 2014 है यानी कि 2014। ऑप्शन सी 1915 यानी कि 1915 है। या फिर ऑप्शन डी 2020 यानी कि 2020। तो क्वेश्चन नंबर 308 का जो हमारा सही जवाब है
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 315 है। ये एक प्रकार का कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो खास करके जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बेसिक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 309 क्या कहता है, आपके सामने है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों को चुनिए, पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारे पास दो कथन है। पहला है श्रवण यंत्र एक प्रवर्धित यंत्र है, यानी कि एम्पलीफाइड डिवाइस है। बिल्कुल ये सही बात है। कथन 2, कॉक्लियर इम्प्लांट किसी भी उम्र में किसी भी उम्र के बच्चे में किया जा सकता है। किसी भी उम्र में थोड़ी करोगे जी, 50 साल की उम्र में कॉक्लियर इम्प्लांट थोड़ी कर सकते हैं, या 30 साल की उम्र में थोड़ी कर सकते हैं। वो ज़्यादा से 5 साल बेहतर है। बहुत लोग खींच खांच के ले जाते हैं 7 साल में, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं पाता है। तो जितना कम से कम जो क्रिटिकल एज होता है उसमें जितना जल्दी बेहतर हो जाता है वो बेहतर होता है। तो इसलिए कथन 2 देखें तो वो गलत है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन सी केवल कथन पहला गलत है, ऑप्शन डी केवल कथन दूसरा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 309 यानी कि 309 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 310 क्या कहता है। कहता है कि किसने इस बात की पुष्टि की है कि प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के शिकार थे, यानी कि उससे ग्रसित थे। देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला डॉक्टर मोनिका मित्रा, ऑप्शन बी डॉक्टर कौशल शर्मा, ऑप्शन सी प्रोफेसर माइकल फिट्जगेराल्ड, ऑप्शन डी जिन मार्किटार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 310 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोफेसर माइकल फिट्जगेराल्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 311 है, क्या कहता है। शायद आप इसे जानते भी होंगे। अगर आप ये सब डिसेबिलिटी रिलेटेड जो वीडियोज हैं प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो सारी वीडियोज पड़ी हैं उन्हें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 311 है जो आपके सामने की हैंसेनियासिस क्या है, यानी कि हैंसेनियासिस है क्या है ये, चलिए देखते हैं। पहला बौनापन का नया आधिकारिक नाम है, यानी कि जो ऑफिशियल नेम है। ऑप्शन बी कुष्ठ रोग का नया आधिकारिक नाम है। ऑप्शन सी मानसिक मंदता का नया नाम है। ऑप्शन डी श्रवण बाधिता या जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसका एक आधिकारिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 311 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये लेप्रोसी क्यूट जो है उसका एक ये आधिकारिक नाम है, नया आधिकारिक नाम है। अदरवाइज उसको लेप्रोसी क्यूट के नाम से ही जानते हैं। बाकी आप मानसिक मंदता को जानते ही हैं कि उसको इंटेलेक्चुअल कहा गया है अब, ठीक है। बाकी तो सब सेम है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 311 का हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 312 क्या कहता है, आपके सामने है। कहता है कौन सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लड़कों को अधिक प्रभावित करती है। आप जानते हैं कि लड़कों को भी अधिक प्रभावित करती है, कुछ लड़कियों को भी अधिक प्रभावित करती है, कुछ दोनों को प्रभावित करती है एक साथ। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन बी वेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन सी जन्मजात मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन डी डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 312 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये लड़कों को अधिक प्रभावित करती है और डचेन जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो लड़कियों को अधिक प्रभावित करती है। बाकी इसका डिटेल वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप देख सकते हैं, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पूरा वीडियो बना हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 313 है, क्या कहता है कि डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। क्या है, जो डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है अवेयरनेस डे, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 21 जनवरी यानी कि 21 जनवरी, ऑप्शन बी 29 दिसंबर यानी कि 29 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 सितंबर यानी कि 7 सितंबर, ऑप्शन डी 6 अक्टूबर यानी कि 6 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 313 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 7 सितंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 314 क्या कहता है। कहता है कि जिसमें, यानी कि जिस व्यक्ति में या जिस मानव में मानव शरीर में कपकपी, कठोरता, चलने में परेशानी होना, संतुलन और तालमेल इत्यादि समस्याएं होती हैं, वो क्या कहलाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला
पार्किंसंस रोग, ऑप्शन बी कुष्ठ रोग, ऑप्शन सी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या फिर ऑप्शन डी प्रमस्तिष्क पक्षाघात यानी कि सेरेब्रल पॉल्सी। क्वेश्चन नंबर 314 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये पार्किंसंस में होता है क्योंकि एक कपकपी शब्द जुड़ा है। बाकी बाकी चीज़ें मिलती हैं सेरेब्रल पॉल्सी से, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मैच खाती, इसलिए पार्किंसंस डिजीज है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 315 देखते हैं। ये सब आप देख सकते हैं, ये डिटेल से है पूरा जितना भी है। आप डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियो जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 315 देखिए, कहता है कि मुक्केबाज मोहम्मद अली जो बॉक्सर हैं, मोहम्मद अली किस रोग से पीड़ित थे। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला पार्किंसंस रोग, ऑप्शन बी कुष्ठ रोग, ऑप्शन सी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑप्शन डी भाषाई विकार यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 315 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पार्किंसंस रोग से ये ग्रसित थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 316 क्या कहता है। कहता है सिकल सेल रोग को सिकल सेल एनीमिया नाम कब दिया गया। यानी कि सिकल सेल जो रोग है उसको एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है, लेकिन उसको किस सन में कहा गया। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 1966 यानी कि 1996, पहला है 1996 यानी कि 1996, ऑप्शन बी 2001 यानी कि 2001, ऑप्शन सी 1875 यानी कि 1875, ऑप्शन डी 1922 यानी कि 1922। क्वेश्चन नंबर 316 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1922। ये जो वनोन मेशान एक व्यक्ति थे, वनोन मेशान, ठीक है, क्या थे, वनोन मेशान, ये व्यक्ति थे जो इन्होंने नाम दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 317 क्या कहता है। भाई क्वेश्चन है, कब कैसा पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी DSSS भी इतना हार्ड पूछता है कि सारे सिलेक्शन हो भी नहीं पाते। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 317। भारत में सिकल सेल रोग के लगभग कितने मरीज हैं। देखिए यहाँ पर लगभग की बात है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इतना है, आगे पीछे भी हो सकता है। और आप जानते हैं कि रोज रेट दर बदलती रहती हैं। फिलहाल लगभग देखते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 1 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख, ऑप्शन डी 15 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 317 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लगभग 1.5 लाख के आसपास भारत में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 318 क्या कहता है। कहता है कि कुष्ठ रोग के कारण होने वाले त्वचा के धब्बे से जुड़ी एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला प्रभावित त्वचा पर संवेदना का नुकसान, ऑप्शन बी प्रभावित क्षेत्रों पर त्वचा बहुत गहरी दिखाई देती है, ऑप्शन सी प्रभावित त्वचा पर अत्यधिक दर्द, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 318 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्रभावित त्वचा पर संवेदना का नुकसान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 319 क्या कहता है। सब बेहतरीन क्वेश्चन है, सब आपके काम आएंगे। कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, उसने आधिकारिक तौर पर कब यह घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहली चीज़ तो ये, अगर आपसे सवाल आ जाए कि विश्व सिकल सेल जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 19 जून को। लेकिन हमारे यहाँ पर सवाल है कि आधिकारिक तौर पर कब यह घोषणा की गई कि 19 जून को मनाया जाएगा। चलिए देखते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 21 सितंबर 2009 यानी कि 21 सितंबर 2009, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 2008 यानी कि 22 दिसंबर 2008, ऑप्शन सी 9 नवंबर 1998 यानी कि 9 नवंबर 1998, ऑप्शन डी 11 दिसंबर 2008 यानी कि 11 दिसंबर 2008। तो क्वेश्चन नंबर 319 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 22 दिसंबर 2008। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 320 क्या कहता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो MSJE है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो वो मंत्रालय है,
उसने सिकल सेल रोगियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी? यानी कि पहले 1 वर्ष थी, अब फिर वो बढ़ा दिया, तो कितने वर्ष तक कर दी गई? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 6 ईयर्स यानी कि 6 साल, ऑप्शन बी 8 ईयर्स यानी कि 8 साल, ऑप्शन सी 3 ईयर्स यानी कि 3 साल, ऑप्शन डी 5 ईयर्स यानी कि 5 साल। तो क्वेश्चन नंबर 320 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3 ईयर यानी कि 3 साल तक कर दी गई है। तो ये आज के 20 क्वेश्चंस आई होप आपको पसंद आए होंगे। जरूर बताइए कि आप कितने कर पाए, और अगर चैनल में पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर जरूर किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट बाद में आते हैं, मेल आते हैं कि सर मेरे को मिला नहीं, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मिला, तो शायद किसी का भला हो जाए। आप ज़रूर शेयर किया करिए, लाइक ज़रूर किया करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए चैनल पर और सीखते रहिए, सफल होइए।